गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं नंदिनी सिंह हाजिर हूँ फिर से अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास लेकर। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने चैनल वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी पर अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास और देखते हैं क्या है देश दुनिया की खबरें। पहले हम बात करेंगे विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस या वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे के बारे में, जो हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। तो इस बार भी 1 मार्च 2023 को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाएगा और इस बार की जो उसकी थीम है भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए दुनिया के अग्रणी उद्योग विशेषज्ञों को एकजुट करना। स्पेशली जो विश्व नागरिक दिवस मनाने का जो थीम है या जो उद्देश्य है, उसके पीछे की वजह यह है कि नागरिक आपातकालीन स्थितियों में अपनी सुरक्षा कर सकें और अपने साथ साथ जो अपने आसपास के लोग हैं उनको भी बचा सकें। अगर हम इसके इतिहास के बारे में बात करें तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा 2012 में इसका उद्घाटन किया गया था और 1 मार्च से ही, जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन हुआ था, उसी दिन से यानी 1 मार्च को ही विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाने लगा था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं शून्य भेदभाव दिवस या जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे के बारे में, जो हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है और इस बार भी संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठनों के द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाएगा। इस बार की 2023 की जो थीम है वो सेव लाइव्स डीक्रिमिनलाइज के रूप में मनाया जाएगा यूएन एड्स के द्वारा। अगर हम 2022 की थीम के बारे में बात करते हैं तो उस समय की जो थीम थी 2022 की शून्य भेदभाव दिवस की, तो वो थीम थी नुकसान पहुंचाने वाले कानूनों को हटाएं, सशक्त बनाने वाले कानूनों को लाएं। और इस बार की जो 2023 की थीम है, इसके अकॉर्डिंग जो स्पेशली जो एड्स के रोगी होते हैं उनके साथ में लोग कैसा व्यवहार करें, इसके ऊपर आधारित है। स्पेशली ये डे सेलिब्रेट किया जाता है समाज में समानता की भावना को लाने के लिए और एक दूसरे के बीच में जो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, उसको खत्म करने के लिए ऐसा किया जाता है। अच्छा, सबसे पहले जो यूएन एड्स के सीईओ थे मिशेल सीदीपे, उनके द्वारा 1 मार्च 2014 को मनाया गया था और इसकी जो घोषणा है दिसंबर 2023 में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर करी गई थी और उसके बाद 1 मार्च 2014 को पहली बार शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिक्की के बारे में। फिक्की मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, उसके बारे में बात करेंगे, जिसके महासचिव या सेक्रेटरी जनरल नियुक्त किए गए हैं कौन? शैलेश पाठक। अगर शैलेश पाठक के बारे में बात करें तो ये एक आईएएस रैंक के अधिकारी हैं और साथ में ही इनके पास 37 साल का जो काम का एक्सपीरियंस है वो है। साथ में ही जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें बड़ी बड़ी कंपनियों का ये नेतृत्व कर चुके हैं और अब ये जनरल सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। कहाँ पर? फिक्की में। फिक्की के बारे में बात करें तो ये एक प्राइवेट सेक्टर की का एक संगठन, एक व्यापारिक संगठन है और जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यापारिक समुदायों और व्यापारिक मुद्दों पर बात करता है और साथ ही जो व्यापारिक नेटवर्किंग है और लोगों के जो विचार हैं उसके लिए एक मंच, एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने का काम करता है। इसकी जो स्थापना है वो 1927 में हुई थी और भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक संगठन के रूप में काम करता है। फिक्की के संस्थापक थे घनश्याम दास बिरला। फिक्की के अध्यक्ष हैं संजीव मेहता और इसका जो मुख्यालय है वो आपको नई दिल्ली में मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे रणवीर सिंह के बारे में, जिनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसके द्वारा? पेप्सी के द्वारा। और जो इस बार की टैग लाइन है पेप्सी की वो क्या है? तो राइज अप बेबी। इसके साथ में इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और ये जो वैश्विक पेय पदार्थ है पेप्सी, इसके 125 वर्ष पूरे हो गए हैं और अब जो है रणवीर सिंह इसका प्रचार करते हुए आपको दिखेंगे। अब हम बात करेंगे सतत विकास शिखर सम्मेलन के बारे में, जिसका जिसका 22वें नंबर का संस्करण था, नई दिल्ली में आयोजित किया गया और 22 से 24 फरवरी के बीच में इसको आयोजित करा गया है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट TERI के द्वारा। और इस बार की इसकी थीम थी सामूहिक कार्यवाही के लिए सतत विकास और जलवायु लचीलापन को मुख्य धारा में लाना। स्पेशली टेरी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो विश्व के नेता हैं, वैज्ञानिक हैं या उद्यमी हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पर मिलकर जलवायु परिवर्तन के साथ में अपने विकास की दिशा में अपने विचारों को व्यक्त करें।
अगर हम टेरी के बारे में बात करते हैं तो जो है इसकी स्थापना 1974 में करी गई थी नई दिल्ली में, और ये पहले इसका नाम क्या था, टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से इसे जाना जाता था, और 2003 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, ऊर्जा और संसाधन संस्थान, यानी एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। न्यूजीलैंड की टीम ने एक रिकॉर्ड बनाया है, वो रिकॉर्ड क्या है, न्यूजीलैंड एक रन से टेस्ट मैच जीत गई है, और ये दुनिया में दूसरी टीम बन गई है एक रन से टेस्ट मैच जीतने वाली। अच्छा, इसने किसको हराया है, तो इसने जो है इंग्लैंड को हराया, इसको फॉलो ऑन मिला था, और फॉलो ऑन को लेकर टेस्ट मैच जीतने वाली दुनिया की तीसरी टीम बन गई है, और एक रन से जीतने वाली दुनिया की दूसरी टीम बन गई है, और इसके पहले वेस्ट इंडीज के नाम ये रिकॉर्ड था। देखिएगा 27 और 28 फरवरी को 2023 को नारियल उत्पादों का जो प्रोडक्शन है, जो व्यापार है, उसको बढ़ाने के लिए 2 दिन का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया तेलंगाना के हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय नारियल समुदाय के सहयोग से। और इस बार की जो थीम बताई गई वो थीम क्या थी, ग्लोबल कोकोनट इंडस्ट्री क्रूजिंग टू द पिनेकल, इस थीम के साथ में ऑर्गेनाइज किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि नारियल का जो व्यापार है उसको किस तरीके से पूरे विश्व में बढ़ाया जाए, और जो भी इससे रिलेटेड परेशानियां हैं या जो भी नए विचार हैं उनको उनको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अच्छा, भारत में नारियल के उत्पादन के बारे में बात करें तो जो आईसीसी के जो रिकॉर्ड आए थे 2020 में, उसके अकॉर्डिंग 30.93% की हिस्सेदारी के साथ में भारत दुनिया का सबसे बड़ा नारियल का उत्पादक देश है। यानी सबसे ज्यादा नारियल उत्पादक कहाँ पर होते हैं, भारत में होते हैं। इसके बाद इंडोनेशिया, और थर्ड नंबर पे आता है फिलीपींस। अगर हम नारियल विकास बोर्ड के सीईओ के बारे में बात करें तो उनका नाम है डॉक्टर विजय लक्ष्मी नरेंद्ला। और साथ में ही आपको बता दें कि विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है पूरे विश्व में। अच्छा, आपको बता दें कि 27 फरवरी 2023 को कर्नाटक का जो शिवमोग्गा जो क्षेत्र है वहां पर नवनिर्मित शिवमोग्गा हवाई अड्डे का शुभारंभ करा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और लगभग 3600 करोड़ रुपए की अधिक लागत की विभिन्न परियोजनाओं का उनके द्वारा शुभारंभ किया गया है, जिसमें 2 रेल परियोजनाएं हैं जो शिवमोग्गा शिकारीपुरा रोन्नेबन्नूर, और साथ में कोटेंगे गरूर रेलवे कोचिंग, और इसके अलावा कई सड़क विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। इसके अलावा जल जीवन मिशन के तहत 950 करोड़ रुपए की अधिक लागत वाली बहुग्राम योजना के साथ साथ में 44 स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अच्छा, जब ये शिवमोगा हवाई अड्डा बन गया तो हमारे देश में अब 148 हवाई अड्डे हो गए हैं। 2014 में 74 हवाई अड्डे थे, अब जो है इसकी संख्या 148 हो गई है। हम सबको पता है कि एक महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उड़ान, यानी उड़े देश का नागरिक। उस योजना के तहत ही पूरे भारत में हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं, एयरबेस बनाए जा रहे हैं, विमान की खरीदारी की जा रही है, विमान बनाया जा रहा है। और आपको बता दें कि ये जो शिवमोगा हवाई अड्डा है इसमें जो लागत आई है वो 450 करोड़ रुपए की आई है, और ये जो पूरा जो एरिया कवर कर रहा है वो 758 एकड़ भूमि तक फैला हुआ है। देखिएगा, इंडिया ज्वाइंस एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट। इंडिया क्या कर रहा है, एक कृषि नवाचार मिशन को ज्वाइन कर रहा है। पहले से ही इनिशिएटिव चला आ रहा है अमेरिका और यूएई का, तो इसको ज्वाइन कर रहा है इंडिया, स्पेशली जिसका उद्देश्य है भूख और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना, यानी किस तरीके से जलवायु परिवर्तन कृषि को प्रभावित कर रहा है और कैसे कृषि की उत्पादकता को बढ़ाई जाए, तकनीकों का इस्तेमाल किया जाए, जो वैज्ञानिक फॉर्म्स हैं, वैज्ञानिक किस तरीके से काम कर सकते हैं, इसके लिए, इस बात पर विचार विमर्श करने के लिए एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने के लिए एक मंच प्रदान करता है कृषि नवाचार मिशन। ब्रिटेन और यूरोपीय संघ उत्तरी आयरलैंड के लिए एक नई व्यापारिक व्यवस्था पर सहमत हो गए हैं, यानी अब यूरोपीय संघ में ब्रिटेन का जो भी सामान जाएगा उसकी जांच पड़ताल के बिना और सीमा शुल्क जांच के बिना ब्रिटेन का सामान प्रवेश कर सकता है यूरोपीय संघ में। और इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, कहाँ पर हुए हैं, ब्रिटेन और ईयू के ब्रेग्जिट
के बाद से चली आ रही नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल से जुड़ी शिकायतों को दूर करने के लिए किया गया है। और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेयेन, इनके बीच में समझौता हुआ है, जिसके माध्यम से अब ब्रिटेन के जो सामान है वो यूरोपीय संघ में विदाउट सीमा शुल्क जांच के साथ में प्रवेश कर सकते हैं। अच्छा, जैसा कि हम बात कर रहे हैं उत्तरी आयरलैंड के बारे में, तो हम देख लेते हैं मैप में। देखो, सबसे पहले आपको ये आयरिश सी दिख जाएगा। आयरिश सी का जो उत्तर वाला एरिया है उस वहां पर आपको नॉर्दर्न आयरलैंड मिल जाएगा। और आप देख रहे हैं स्कॉटलैंड है, यूके है, इंग्लैंड है और वेल्स है। ठीक है, और यहाँ पर आपको रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड मिलेगा। ठीक है, तो यानी नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल के बारे में जब हम बात करते हैं तो मैप के अकॉर्डिंग हमें समझ में आ रहा है कि प्रोटोकॉल ब्रेग्जिट के समय का है और आयरिश सी से स्थित उत्तरी आयरलैंड के बीच ट्रेड व्यापार को बनाया गया था, जिसका मकसद था कि उत्तरी आयरलैंड और यूरोपीय संघ के अन्य सदस्य देशों के बीच बॉर्डर कंट्रोल की जरूरत को खत्म करना है। मतलब बॉर्डर पे जो जांच पड़ताल होती है सीमा शुल्क को लेकर, उसको खत्म करना है ताकि मुक्त व्यापार हो सके यूरोपीय संघ के साथ साथ में यूरोपीय देशों के बीच में। अब हम बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल का पुरस्कार जीत लिया है जम्मू कश्मीर ने। और ये इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे कराया गया था और जिसके जिसके बाद जो है जम्मू और कश्मीर पर्यटन को सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन पुरस्कार मिला है। और स्पेशली जो जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग को गुलमर्ग को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के साहसिक गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए दिया गया है। यानी जो कश्मीर का गुलमर्ग वाला हिस्सा है वहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जम्मू और कश्मीर का जो पर्यटन विभाग है उसको दिया गया है। और विभाग की ओर से पर्यटन उप निदेशक अली यास अहमद ने इस पुरस्कार को प्राप्त किया है। देखिएगा, जैसा कि हम सबको अच्छे से पता है कि पाकिस्तान में इस समय आर्थिक संकट है और आर्थिक संकट की वजह से पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। और साथ ही उन्होंने पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा पैसे ले रखे हैं IMF से। तो जो IMF के कुछ शर्तें हैं जिसको मानना पड़ेगा पाकिस्तान को, वरना दोबारा से अगर पाकिस्तान चाहता है कि उसको पैसे मिले IMF से तो वो नहीं मिल पाएंगे। तो इसी इसी के तहत पाकिस्तान ने कुछ अपनी जो दरें हैं उसको बढ़ाया है। और क्या बढ़ाया है उसके बारे में देख लेते हैं। तो IMF बेल आउट के लिए पाकिस्तान सरकार ने नीतिगत ब्याज दर में 200 BPS की वृद्धि कर दी है। ठीक है, BPS मतलब आधार अंक में वृद्धि करी है और साथ में ही जो इसका परसेंटेज है उसको बढ़ाकर 19 कर दिया है। पहले कितना था, 17% था, अब इसको 2% बढ़ाया और 19% कर दिया है, ताकि जो भी शर्तें हैं IMF की वो पूरी तरीके से पाकिस्तान फॉलो कर पाए। अच्छा, वैश्विक ऋणदाता की अधिकांश पूर्व शर्तों को पूरा किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। और साथ में ही जो IMF अधिकारी हैं उनको जून तक विदेशी मुद्रा के स्रोतों के बारे में विस्तृत जानकारी दे दी जाएगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, पूर्वोत्तर में पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र लग गया है जिसका उद्घाटन असम के मुख्यमंत्री विश्व शर्मा के द्वारा किया गया है। हिमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा किया गया है। अगर इसकी लोकेशन के बारे में बात करते हैं तो असम के कामरूप जिले के तहत सोनापुर के डोमेरा पठार में ये संयंत्र लगाया जाएगा और नवंबर 2023 तक इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। स्पेशली इसमें नगर पालिका ठोस अपशिष्ट और मवेशी खाद जैसे कच्चे माल से संपीड़ित बायोगैस बनाई जाएगी, जिसकी जो कैपेसिटी है वो 5 टन प्रतिदिन की है। अच्छा, जो हरित ऊर्जा बनाना था बायोगैस संयंत्र स्वच्छ और हरित ऊर्जा के द्वारा, तो ये जो असम सरकार का लक्ष्य है उसको पूरा करने में ये जो संयंत्र है वो मदद देगा। और साथ में ही किसानों के जो आय के स्रोत हैं उसमें भी वृद्धि होगी और किसानों के आय में भी वृद्धि होगी, क्योंकि पशुधन गोबर को इसके लिए खरीदा जाएगा। अच्छा, आपको बता दें कि जो संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं उस पर भारत ने कहा था कि वो कार्बन उत्सर्जन को जीरो करेगा और कम करने का प्रयास करेगा। तो ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है इसको पूरा करने में ये जो संयंत्र है वो मदद देगा। अगर हम असम के बारे में बात करें तो मुख्यमंत्री है हिमंत बिस्वा शर्मा। असम की राजधानी दिसपुर और असम का लोक नृत्य बिहू और असम के राज्यपाल है गुलाब चंद्र कटारिया।
लियोनेल मेसी ने करियर क्लब का 700वां गोल किया, यानी अपने करियर में 700 गोल कर चुके हैं कौन? लियोनेल मेसी। और इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। ये दूसरे नंबर के फुटबॉल प्लेयर हो गए हैं। और पहले नंबर के कौन है? तो रोनाल्डो हैं, जिन्होंने 709 गोल किए थे। और अब दूसरे नंबर पे कौन आ गए हैं? तो लियोनेल मेसी आ गए हैं। मेसी ने 2004 में FC बार्सिलोना के साथ अपने वरिष्ठ क्लब करियर की शुरुआत की थी और अपने क्लब करियर में के पहले 17 साल टीम के साथ खेले थे ये। 2022 का सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी पुरस्कार लियोनेल मेसी ने जीता है। इसके पहले इन्होंने 19 में, 15 में, 12 में, 11, 10 और 9 में भी जीता था। और ये इनका 7वीं बार का पुरस्कार है, यानी ये पहले भी 6 टाइम जीत चुके हैं और ये 7th नंबर का इनका फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब है। यहाँ पर लिस्ट दी गई है जिसमें हम देख लेते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 के लिए लियोनेल मेसी हैं, अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2022 किसको मिला है? स्पेन से बिलोंग करती हैं एलेक्सिया पुटेलस। इसके अलावा कोच हैं लियोनेल स्कोलोनी। ये पूरी लिस्ट है जिसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पुरुष खिलाड़ी कौन है, महिला खिलाड़ी कौन है, गोलकीपर कौन है इस बार के पुरुष गोलकीपर? तो एमिलियानो मार्टिनेज। अच्छा, नोकिया ने अपना लोगो चेंज कर लिया है। पहले ये नीले रंग का प्रयोग करता था, अब ये नोकिया का लोगो आप देख सकते हैं। ये नया लोगो है जो नोकिया ने अपने लिए लॉन्च करा है। नोकिया ने 60 वर्षों में कंपनी की ब्रांड पहचान में पहला संशोधन किया है, यानी 60 वर्षों में इसको चेंज करा गया है। ओवरऑल जो एक नए लोगों के साथ आता है, फिनिश 5G उपकरण निर्माता के विस्तार और उन व्यवसायों में होने के लक्ष्य का एक हिस्सा है। यानी एक तरीके से अपनी वैश्विक पहचान को मजबूत करने के लिए 5G उपकरण के निर्माता के रूप में अपने आप को बताने के लिए इस लोगो को लॉन्च किया गया है नोकिया के द्वारा। और ये 60 सालों में पहली बार कंपनी ने ऐसा परिवर्तन करा है। अच्छा, नोकिया जो है अब विभिन्न रंगों और 5 अलग-अलग आकारों में प्रस्तुत किया गया है लोगो इसका। और साथ में ही कंपनी ने एक बयान में कहा कि कंपनी का नया लोगो नोकिया के सिद्धांतों और मिशन को जीवंत, ऊर्जावान और आधुनिक तरीके से व्यक्त करने में मदद करेगा। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको लगता है कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल क्वेश्चन है, मटेरियल अच्छा है, तो प्लीज़ चैनल को शेयर करिए, स्टडी ग्रुप में शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर मैं कल मिलूंगी नई खबर के साथ। मैं नंदिनी सिंह। थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगलमय हो, अच्छा हो।